मध्य प्रदेश की संस्कार धारणी पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद। डॉक्टर गोविंद सिंह जी के संबोधन के बाद मैं उस शख्सियत को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसने राजनीति के क्षेत्र के अलावा कानून के क्षेत्र में भी जबलपुर संस्कारधारी का नाम पूरे हिंदुस्तान में गौरव और गौरव के साथ फैलाया है। हमारे बीच में हमारे सांसद जबलपुर के सुपुत्र आदरणीय विवेक तनखा जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आकर इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी। मुझे आदेश है 2 मिनट बोलने का, तो मैं 2 मिनट ही बोलूंगा। मुझे 3 बातें बोलनी है। पहली बात जबलपुर और महाकौशल और इस पूरे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे पूरे क्षेत्र में एक मंत्री नहीं है, ना महाकौशल में, ना विंध्य में, ना बुंदेलखंड में। और राहुल भैया बैठे हैं, पूछे, एक जो स्पीकर साहब भी बने थे वो इसलिए बने थे कि कहीं छोड़ के नहीं चले जाते। तो इससे बड़ी उपेक्षा कभी इस पूरे रीजन के साथ नहीं हुई है। तो हमारा पहला दर्द ये, कमलनाथ जी, आपने अपने कार्यकाल में यहाँ कैबिनेट की मीटिंग कराई थी और पहली बार 70 साल में जबलपुर में कैबिनेट मीटिंग हुई थी। 3000 करोड़ के वित्त मंत्री जी और सब लोग ने मिलके प्रपोजल सैंक्शन कराए थे और वो सब प्रपोजल खत्म कर दिए गए, ठंडे बस्ते में चले गए। हमारा पहला है कि आप आते ही अगली कैबिनेट मीटिंग जबलपुर में करेंगे, नहीं तो हम आपके घर के बाहर धरना देंगे। नंबर 2, मैं नर्मदा पुत्र हूं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जबलपुर से कनेक्टेड और महाकौशल से कनेक्टेड, ये सब नर्मदा पुत्र हैं, पुत्री हैं। जिस प्रकार से नर्मदा में अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस प्रकार से मशीनें चल रही हैं, जिस प्रकार से डंपर चल रहे हैं, कमलनाथ जी और हमारी सरकार आते हुए पूरे नर्मदा में उत्खनन का कंप्लीट बंद होगा। अदरवाइज हम इसको, हमारे जिस जगह हम अपने बुजुर्गों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, हम उस जगह बिल्कुल अवैध उत्खनन को नहीं चलने देंगे। तीसरी बात, इस पूरे महाकौशल क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से वंचित रखा गया। आज भी जबलपुर से हजारों बच्चे जाके बाहर आए और आप सबको संबोधित करें। अब आप सब मेरे साथ मिलके बोलिएगा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजा शंकर श्याम, राजा रघुनाथ श्याम, राजा दलपत सिंह, राजा संग्राम शाह, टांटिया मामा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गांधीवादी सेठ गोविंदास जी को, पंडित कुंतीलाल दुबे जी को, सुभद्रा चौहान जी को प्रणाम करता हूँ। जबलपुर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की भूमि है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। संस्कारधानी जबलपुर की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे मेयर, हमारे सब विधायक, आपके जबलपुर के विधायक, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2023 का आज शंखनाद कर रहे हैं। और ये एक चुनाव की केवल बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की बात है। जब मैंने प्रियंका जी को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगी आप?
उन्होंने कहा मैं तभी आऊंगी जब सबसे पहले मैं नर्मदा की पूजन करूं। ये प्रियंका गांधी जी की शर्त थी। मुझे यहां आके 45 साल पहले की सड़कों में घूमने का, जबलपुर की सड़कों में घूमने का याद आती है। मुझे यहाँ आकर अपनी जवानी की भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे गर्व है प्रियंका जी कि आप वहां आई हैं, जबलपुर आई हैं, जो संस्कार धनी है। केवल भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कहीं पे कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है, इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहाँ से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहाँ विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं, और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से, और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा।